क्या अच्छा प्रोग्रेस है ना। सिर्फ एक स्टोरी में आप लोगों ने इतने सब्सक्राइब बढ़ा दिए। तो डेली सब्सक्राइब करने में क्या ही प्रॉब्लम है। प्लीज़ अगर स्टोरी सुनिए तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। थैंक यू सो मच। तो आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उनके सवाल को सुनकर ब्लैक हॉल के होठों पर एक हल्की मगर जहरीली सी मुस्कान थी। उसने अपने बगल में खड़े चिराग की तरफ देखा और फिर तिरस्कार से सिर हिलाते हुए कहा, मेरे साथ खड़े हो। इस इंसान को देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरा बॉस कौन है। वाह, कमाल है यार। इतनी देर से तुम सब मुझे शक भरी नज़रों से घूर रहे थे, लेकिन इतनी छोटी सी बात भी समझने में फेल हो गए। सीरियसली। उसने एक गहरी सांस ली और फिर हाथ झटकते हुए बेहद उपेक्षा से बोला, यार बॉस भी ना पता नहीं कैसे चुरकुट टीम के साथ काम करने को कह दिया है। इतनी तारीफें सुनी थी तुम लोगों की, लेकिन अब देख रहा हूँ कि रियलिटी में तो बस नाम का ही डंका बज रहा है। काबिलियत तो जैसे कहीं गुम ही हो गई है। उसने एक नकली अफसोस जताते हुए आगे कहा, सोचा था कि जीनियस लोगों की टीम होगी, लेकिन यहाँ तो बेसिक दिमाग लगाना भी तुम्हारे लिए चैलेंज लग रहा है। यह बोलते हुए उसे जैसे आलस आ रहा था, लेकिन उसका ये तंज सुनते ही वहां खड़े चारों लोगों के चेहरे पर गुस्से से तमतमा उठे थे। टिया की भौहें सिकुड़ गई थी, तान्या ने मुट्ठियां भींच ली थी और कनिष्क के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्से में था रोहन। हालांकि वह हैरान भी थे कि यह आदमी सच में आदित्य ओबरॉय के अंडर काम करता है। हाँ, ये वही था, आदित्य का नितांत के बाद दूसरा सबसे खास आदमी। लेकिन उसके इस एटीट्यूड को उन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं रोहन की आंखें देखकर एकदम से सुर्ख हो गई थी और उसने आगे एक कदम बढ़ाकर लगभग गरजते हुए कहा, तुम चिरकिट कैसे बोल रहे हो? हाँ? अपनी जुबान को लगाम संभाल कर बात करो, वरना। जिस पर ब्लैक होल ने उसकी बात को मजाकिया अंदाज में दोनों हाथ उठाकर दिए और बोला, अरे अरे, मारो मत भाई, मैं तो बस तुम्हारी इंटेलिजेंस की तारीफ कर रहा था। उसने इंटेलिजेंस शब्द पर खासा जोर दिया था, जिससे उसकी खिल्ली उड़ाने की मंशा साफ झलक रही थी, जिसे देखकर चिराग से अब रहा नहीं गया और उसने गुस्से से पीछे से उसे लात मारते हुए कहा, तुम्हें बॉस के हाथों से मरना है क्या? ये लेडी बॉस की टीम है। इनकी इंसल्ट करना यानी कि लेडी बॉस की भी इंसल्ट करना होगा। और अगर ये करके तुम सच में मरना चाहते हो। वहीं उसके मरने से ब्लैक होल नाराज हो गया था और उसने गुस्से से चिराग को घूर कर देखा, जिस पर चिराग ने भी उसे बुरी तरीके से घूरा। यह देखकर ब्लैक होल कुछ कहना चाहता था कि तभी टिया ने गुस्से से आंखें तिरछी कर उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, हम यहाँ बेवजह की बकवास सुनने नहीं खड़े हैं। अगर तुम्हें वाकई हमारी मदद करनी है तो सीधा मुद्दे पर आओ, वरना हमें अपना टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। जिस पर ब्लैक होल ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखा, वहीं चिराग ने भी कोड लुक दिया, जिस पर ब्लैक होल ने मुंह बनाया और फिर अपने जैकेट की जेब से एक च्युइंगम निकालते हुए टिया को देखकर बोला, ओहो, तुम तो बहुत ही जल्दी गुस्से में हो गई हो। अब समझ में आया कि तुम्हारा ग्रुप रिप्यूटेड होने के बाद भी इस केस को अभी तक सुलझा क्यों नहीं पाया। जिस पर कनिष्क ने गुस्से के साथ कहा, ब्लैक होल, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, काम की बात करो। जिस पर ब्लैक होल ने च्युइंगम चबाते हुए सिर झटका और फिर एकदम गंभीर होकर बोला, बिल्कुल क्यों नहीं, काम की बात करने ही तो आया हूँ। और वैसे भी अपने बॉस को गुस्सा दिलाकर मुझे मरना नहीं है। उनका गुस्सा देखकर लग रहा है कि अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो वो हम सब की ही बैंड बजा देंगे। जिस पर टिया ने पौंहें चढ़ाई और गुस्से से कहा, हो गई बकवास। जिस पर ब्लैक होल ने मुस्कुराकर अपनी वॉच पर क्लिक किया और कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो आज, क्योंकि मैं तुम्हारी टीम का हिस्से बनने वाला हूँ और मेरा पहला टारगेट है युवराज को ढूंढकर बाहर निकालना। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जिस पर चारों एक दूसरे को देखने लगे थे। चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई थी। कुछ ही सेकंड की चुप्पी छाई रही। सबकी नजरें ब्लैक होल पर टिक गई थी, जो अब तक एक मजाकिया तंज कसने वाला था और लापरवाह शख्स लग रहा था, वो अब अचानक एक मिशन मोड में था। उसकी आंखों में शरारत तो थी, लेकिन अब उनके पीछे एक पैनी गंभीरता भी झलक रही थी। टिया ने उसकी ओर गौर से देखा। वो अब भी उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें
हर उस मदद की जरूरत थी जो युवराज तक पहुंचने में उसकी मदद कर सके। कहाँ से स्टार्ट करोगे? टिया ने सख्त लहजे में पूछा। उसकी बात सुनकर ब्लैक होल ने च्युइंगम को बुलबुले को फोड़ा और लाखों को आंखों को हल्का सा मिचमिचाते हुए बोला, उसकी लास्ट लोकेशन बताओ मुझे, क्योंकि अगर वो वहीं पर मर गया तो मैं किसी भी डेड मिशन में हाथ नहीं डालता मैडम। जिस पर रोहन ने इरिटेट होकर कहा, वो जिंदा ही है, मरे हुए इंसान को हम क्यों ढूंढेंगे? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। जिस पर ब्लैक होल ने आंखें छोटी करते हुए कहा, हे चिरकुट, कॉमन सेंस की बात तो ना ही करें तो बेहतर है। जिस पर चिराग ने उन सभी को तरफ देखते हुए कहा, माफ करना लेकिन ये बंदा अपनी बातों में चाहे जितनी भी तमीज की कमी रखता हो, पर एक बात पक्की है, जब ये एक्टिव मोड में आता है तो सामने वाला बहुत देर तक छुपा नहीं रह पाता। जिस पर ब्लैक होल ने चिराग को थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं कर रहे हो तुम? हाँ। जिस पर चिराग ने उसे घूरा, वही तान्या जो अब तक चुप थी, उसकी आंखें नफरत और सस्पेंस से भरी हुई थी। वह एकदम से बोली, तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान पर भरोसा करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। जिस पर ब्लैक होल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात को मानो और मिशन पूरा होने दो। उसके बाद चाहो तो मेरी शक्ल भी मत देखना, क्योंकि आप लोगों को ब्रेक दिलाने में और ना दिलाने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर तान्या को बड़ा गुस्सा आया था। उसका मन हुआ वह उसका मुंह ही तोड़ दे। आखिर ये लड़के अपने आप को समझता क्या है, हाँ? और किस चीज के घमंड से भरा हुआ था। लेकिन वह कुछ करती कि तभी कनिष्क ने आगे बढ़कर एक डिजिटल वॉच की स्क्रीन ऑन की जो उनकी गाड़ी में लगी हुई थी और कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम सुनो, हमारे पास कुछ लीड्स हैं। और हाँ, ये सच है, युवराज का भी एक फुटप्रिंट नहीं मिला है, लेकिन एक अनऑथराइज्ड डिवाइस लोकेशन पिन हुई थी एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाले इलाके से। जिस पर ब्लैक होल उसकी स्क्रीन पर झुका और अपनी वॉच से उसकी वॉच को स्कैन करते हुए बोला, लोकेशन को ट्रेस कर और क्रॉस चेक करो कि वहाँ किसने किस नाम से एंट्री ली थी। मेरे पास कुछ अनऑफिशियल तरीके हैं जो तुम लोगों से कि रूल बेस्ड टीम में नहीं होते। वहीं टिया की नजरें अब भी उस पर टिकी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य ओबरॉय ने ऐसे को उनकी टीम में क्यों भेजा जो जहर उगलता है। लेकिन साथ ही उनके पास कुछ ऐसा था जो इस मिशन के लिए बेहद जरूरी था, बिना नियमों की हिम्मत और सीने के पार जाने की ताकत। टिया ने एक ठंडी सांस ली और बोली, ठीक है, अब से हम एक टीम है, लेकिन एक बात साफ कर दूं, यहाँ हर कोई प्रोफेशनल है। यह किसी का ईगो या फिर टैलेंट प्रूव करने का मंच नहीं है, इसलिए सब एक दूसरे के साथ जितना हो सके प्रोफेशनल ही बिहेव करेंगे बस। जिस पर ब्लैक होल ने सिर झुकाकर सलाम किया, जी मैडम जरूर, लेकिन अब से मैं आपकी टीम का सबसे सुपरस्टार मेंबर बनने वाला हूँ। जिस पर कनिष्क ने उसे घूर कर देखा, वहीं सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गई थी। ये मिशन अब सिर्फ युवराज को ढूंढने का नहीं था, बल्कि उस टीम की भी असल परीक्षा थी, जिसे अब एक ब्लैक होल जैसा अनकंट्रोल्ड एलिमेंट साथ लेकर चलना था। लेकिन वहीं से सड़क के दूसरी ओर एक ब्लैक कार के अंदर कुछ परछाइयां खड़ी हुई थी जो कि उन्हें ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर वह लोग वहां से निकल गए। वहीं उस कार के वहां से जाने के बाद अचानक से ब्लैक होल की नजर उस तरफ थोड़ी देर के लिए घूमी और वह उस जगह पर देखता रहा। अचानक से उसने अपनी वॉच में देखा तो वहां से वह रेड लाइट गायब थी, जिससे उसके होठों से कोने से हल्के से मुस्कुरा उठे थे, जैसे कि उसे अंदाजा था कि किसी की उन पर नजर थी। उनके वहां से जाने के बाद अचानक से उसका चेहरा सीरियस हो गया था। वह अब पूरी तरीके से गंभीरता के साथ उनकी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा अब पूरी तरीके से बदल चुका था, मुस्कुराहट गायब थी, आंखें सख्त हो गई थी और आवाज सीधे दिल को चीर देने वाली थी, जिससे सब भी उसे उस तरह से देखने लगे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर टिया को सीधा देखते हुए बोला, तुम्हें युवराज को ढूंढना है ना, तो पहले एक कड़वी सच्चाई सुननी होगी और उसे खुद को स्वीकारना भी होगा। सो मिस टिया, आप क्वीन के राइट हैंड है ना? हर फैसले में उनके साथ रहती हो, उनकी हर चाल तुम्हारी आंखों के सामने होती है। उनके बिहेवियर, उनके एक्शन, उनकी पर्सनालिटी, हर चीज़ के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, फिर भी तुम्हारा ये तो जो अभी का बर्ताव है वह एक नौसिखिया जैसा क्यों लग रहा है, हाँ? और यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम युवराज को नहीं पकड़ पा रही हो। वह तुम्हारी टीम का ही सबसे खास मेंबर था
और वो तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी दोनों को तुमसे बेहतर जानता है। उसे मालूम है तुम कब घबराओगी, कब पैनिक करोगी और किससे मदद मांगोगी, किसके साथ कांटेक्ट करोगी और क्या करोगी, कैसे करोगी। और इसी जानकारी के साथ वह तुम्हारे सारे काउंटर अटैक्स को फेल कर दे रहा है, बल्कि उस जानकारी को वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि तुम ये भी भूल गई हो कि वो सिर्फ तुम्हारा टीम मेंबर नहीं, वो तुम्हारा लीडर था, एक साइबर एक्सपर्ट। उसे पता है तुम क्या सोचोगी, किससे बात करोगी, और उसी हिसाब से वो खुद को तुमसे छुपा रहा है और तुम उसी की बनाई गेम में फंसती जा रही हो। तुम्हें तो ये समझ भी नहीं आ रहा है। जिस पर टिया एक पल को सोच में पड़ गई, लेकिन सब सच भी था। जैसे उसकी बोलती बंद हो गई थी और वह कुछ भी बोल भी नहीं पा रही थी। वहीं ब्लैक होल अब तान्या की तरफ बढ़ चुका था और उसने उसकी चाल काफी ठहरी हुई थी, पर हर कदम काफी भारी थे। उसने उसे देखते हुए कहा, सो मिस तान्या, तुम एक जबरदस्त फाइटर हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है सबसे पहली चीज जो एक असली फाइटिंग एक्सपर्ट में होनी चाहिए वो क्या है? और फिर सोचते हुए बोला, वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। अब एक बात बताओ, जब सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, डेंजर्स होता है, तो क्या तुम उस पर सीधे हमला करती हो? जिस पर तान्या पहले तो उसे थोड़े गुस्से से देख रही थी, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, बल्कि मैं उसके ऊपर हिडन अटैक करती हूँ ताकि जीत पक्की हो। वरना किसी बना बिना किसी सिर पैर के सामने वाले से भिड़ना मूर्खता ही होगी। उसकी बात सुनकर ब्लैक होल हल्की मुस्कान लाकर बोलता है, तो क्या तुम तब अपने चेहरे पर डर, गुस्सा, भावना जाहिर कर देती हो, जिस वजह से वह तुम्हारी हर इमोशंस और एक्सप्रेशन को समझ सके? यह सुनकर तान्या भड़क जाती है और उसने गुस्से से बोलती, पागल हो क्या? कैसे बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? हाँ, मैं तो ऐसा करूँगी तो मैं तो पहले ही मारी जाऊंगी। लेकिन अचानक से बोलते बोलते तान्या का चेहरा थोड़ी देर को शांत हो गया था, जैसे कोई बात उसे छू गई हो, और फिर वो चुप हो जाती है। जिस पर ब्लैक होल उसकी चुप्पी पर जवाब देता है, यही तो, अब समझी तुम? युवराज तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारी मूव्स, तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज, हर चीज के बारे में तुमसे बेहतर तरीके से जानता है। वो तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा फाइटर खड़ा करेगा जो तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा, बल्कि तुम्हारी हर चाल पर ट्रेन किया गया होगा। फिर पता है ना क्या होगा? वो तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से हराएगा। ये सुनकर तान्या का भी मुंह बंद हो गया था। वह भी जैसे सोच में पड़ गई थी। वहीं ब्लैक होल यहीं पर नहीं रुका, बल्कि वह अब कनिष्क की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सीधा वार करने वाला असर था, जो उसको एक एक करके उसकी कमजोरी पर कड़ी पर वार करता होता महसूस हो रहा था। वहीं कनिष्क पूरी तरीके से एक्सप्रेशन लेस होकर ब्लैक होल को देख रहा था, जिस पर ब्लैक होल ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर कनिष्क, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में जब मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी और ये पता चला था कि तुम क्यों के खिलाफ चले गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम वैसे इस टीम के मेंबर तो नहीं हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे बारे में भी सब जानता है। तुम इस टीम की तकनीकी रीढ़ हो। यहाँ पर किसी को नहीं पता, लेकिन रोबोटिक्स और कोडिंग, हर टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए एक खिलौना की तरह है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा घमंड। तुम सोचते हो तुम सबसे ज्यादा काबिल हो, लेकिन अभी तुम एक हल्की सी बात ने भड़क जाते हो, और अब शायद हिला भी दें। तो सोचो, युवराज क्या करेगा? हाँ, वो तुम्हारी इस कमजोरी को अपनाएगा, तुम्हें उकसाएगा और भड़काएगा, और उस वक्त तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा गुस्सा काम करेगा, और वही तुमसे सबसे बड़ी गलती करवाएगा, और तुम सब उसके सामने जाते ही एक झटके में मारे जाओगे। तुम लोग एक टीम होकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस पर कनिष्क की बोलती बंद हो गई थी। फिर वह रोहन की तरफ मुड़ गया और मुस्कुराते बोला, और चिरकुट, तुझे तो मेरे इस शब्द में ने भड़का दिया था, तो तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हुई या फिर नहीं? वहीं रोहन, जो कि सबकी गलतियां सुनने के बाद अपना मुंह छुपाना चाहता था, यह सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन ब्लैक होल की बातों ने उसके ऊपर भी काफी ज्यादा पानी डाल दिया था, जिस वजह से वह थोड़ा शांत था। वहीं ब्लैक होल ने आगे कहा, मिस्टर रोहन, तुम टीम के एक्सप्लोजन मास्टर हो। तुम्हारे पास वो कला है जिसमें एक हल्का सा
हिला हुआ तार भी जान ले सकता है। तुम्हें तो घबराहट की स्थिति में शांत रहना चाहिए। तुम ऐसे वेपन को चेक करते हो, हथियार की जांच करना, विस्फोट को ढूंढना, उसे कैसे डिस्फ्यूज करना है, कहाँ पर कौन सा टारगेट है और उसे कैसे उड़ाया जा सकता है, ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। तुम किसी को भी आसानी से मार सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा शांत दिमाग का होना बहुत जरूरी है ना? ना कि ऐसा जैसा कि तुम इस वक्त बिहेव कर रहे हो और तुम खुद ही पैनिक हो रहे हो। एक बम को डिफ्यूज करने के लिए जितना धैर्य चाहिए होता है, लेकिन वह तो तुम्हारे अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब सोचो, अगर युवराज तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी चाल चले जिसमें 60 नकली बॉम्ब रखे हों और एक असली हो, तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे या सब जगह दौड़ते रहोगे और पसीने में डूब जाओगे कि कौन सा असली है या फिर कौन सा नकली है? यह सब सुनकर रोहन भी अपने बिहेव के बारे में सोचने लगा था, जिस पर ब्लैक होल ने आगे कहा, वो जानता है कि तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, और तुम्हारी यही कला तुम्हारे खिलाफ उनकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, जिससे फिर लास्ट में क्या होगा पता है ना? जिस पर सभी लोगों की बोलती बंद हो गई थी, सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। ब्लैक होल ने सभी के सामने जैसे आईना रख दिया था, जिसमें उन्हें अपनी ही कमियां अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। सभी को एहसास होने लगा कि वह जो भी बोल रहा था वह सब कुछ सच है, और इतना सच है कि अगर वह यह सब जानने के आगे बढ़ते तो शायद वह लोग उसे ढूंढ भी लेती ला, लेकिन तभी भी शायद उस वक्त भी वह मार दिए जाते। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वह लोग कौन है जो उन पर नज़र रखे हुए हैं। वहीं ब्लैक होल सबके बीच खड़ा हो गया था, उसके चेहरे पर जैसे उस सबके चेहरे को सफ़ेद पड़ते हुए देखकर उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिससे उसने अपनी आवाज़ को धीमी करते हुए कहा, आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होंगी। अब सुनो सब, मेरी बात को ध्यान से, तुम लोग कोई टीवी शो नहीं कर रहे हो और ना ही कोई बिग बॉस चल रहा है, जहाँ पर हर कोई बच्चों जैसी बचकानी हरकतें कर रहा है और एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। तुम लोग माफिया का हिस्सा हो, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये, एक रियल माफिया है। और माफिया की दुनिया काली होती है, हद से ज्यादा काली। यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परिवार नहीं होता। धोखा देना तो माफिया में रहने वाले लोगों की नस नस में होता है। यहाँ पर हर कोई हर किसी को धोखा दे सकता है। यहाँ पर कौन धोखा नहीं देता? हाँ, भाई भाई को धोखा देता है, दोस्त दोस्त को धोखा देता है, किसी कंपनी का मैनेजर अपनी बॉस को धोखा देता है। यहाँ रावण को राम ने नहीं मारा था, उसे मारा था उसके ही भाई विभीषण ने, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो अपनों से ही मिलता है। और तुम सब यहाँ पर पैनिक कर रहे हो और अपना अपना जप रहे हो। जिस क्वीन के साथ तुम लोग रहते हो उनसे कुछ नहीं सीखा क्या तुम लोगों ने? हाँ, सच में, अगर तुम सभी लोग उनके साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख सके तो फिर तुम सभी लोग बेकार हो। हाँ, भले ही तुम लोग कितने ही अच्छे दोस्त हो, परिवार हो, भाई हो, लेकिन तुम लोग अगर माफिया के अंदर हो तो तुम्हें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। तुम लोग बस एक धोखे से इतना ज्यादा क्यों बौखलाए हुए हो? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें उनसे बदला लेना भी है तो उसके लिए भी तुम्हें तुम्हारा शांत दिमाग और शांत मन होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वरना सबके सब मारे जाओगे। यहाँ हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, हर मोड़ पर हर दिशा से धोखा मिलने के लिए, और उसके लिए तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना होगा, ना कि किसी की याद में डूबे रहना या फिर अपने इमोशंस में उलझना। माफिया कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ना ही हो सकती है। हम खुद यहाँ पर अपराध में हैं, तो ये कैसे सोच सकते हो कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा? ये दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। यहाँ कोई तुम्हारा नहीं होता। मैं तो बस तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। मैंने तुम सभी के सामने तुम लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है और वह तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जानता है, जिस वजह से तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो अगर इसीलिए बचपना छोड़ो और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो, और ये जो फीलिंग्स लेकर चल रहे हो ना, इन्हें थोड़ा साइड करो और बंद करो, क्योंकि हमारी इस दुनिया में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, कमजोरी की तो कोई जगह है ही नहीं। यही है माफिया की असली हकीकत। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।
ब्लैक होल की आवाज़ जैसे हवा में गूंज रही थी। कोई कुछ नहीं बोला। टिया को भी अपनी गलती जैसे रियलाइज हो गई थी। उसने आंखें बंद की और सांसें गहरी ली। वही तान्या, जो हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करती थी, आज पहली बार खुद को बेपर्दा महसूस कर रही थी। उसे महसूस हुआ, हाँ, वो हर बार अपनी जज्बातों को छुपाने में नाकाम रही है। उसने सिर्फ मुद्दों से जीतने की ठानी थी, मगर असली फाइट उसके दिमाग और दिल के बीच चल रही थी। वो जो कभी लड़ी ही नहीं थी, वही कनिष्क की मुट्ठियां सख्त थी, लेकिन आज उसमें पहली बार शर्म भी थी। उसके भीतर की आवाज उसे चुप रहने को बोल रही थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके गुस्से को उसके सामने नंगा कर दिया था। और वो जानता था कि ब्लैक होल ने कुछ भी झूठ नहीं कहा था। वही रोहन, वो रोहन जो हर बार मजाक करता रहता था, जो बम के सामने भी हंस सकता था, आज वो एकदम खामोश था। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो चुकी थी। उसे अब समझ आया कि इस किसी विस्फोट से नहीं, भरोसे के टूटने से होता है। और उसने खुद पर भरोसा खो दिया था। वहां काफी देर तक एक लंबा सा मौन रहा। फिर टिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने आगे कहा, थैंक यू सो मच हम सभी को आगाह करने के लिए। तुम सही हो, हम सब काफी कमजोर हो गए थे, लेकिन अब हम सब तैयार हैं। ये सुनकर तान्या ने भी धीरे से सिर हिलाते हुए कॉन्फिडेंस में लाकर कहा, बिल्कुल सही कहा। अब हम कोई इमोशन से नहीं, बल्कि मिशन से पूरा करेंगे। जब उसने हमें धोखा देने से पहले नहीं सोचा था, तो हम सब उसके बारे में इतना सोच ही क्यों रहे हैं। जिस पर कनिष्क ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया था। यह सुनकर रोहन ने भी एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर चलो फिर, अब असली वार होगा। उस साइबर शैडो को अब छुपने नहीं देंगे हम। बताओ ब्लैक होल कहाँ है वो? हम सभी लोग तैयार हैं पूरी तरीके से लड़ने के लिए। जिस पर ब्लैक होल मुस्कुराया और उसने चिराग को इशारा किया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक वैन आ चुकी थी। ब्लैक होल ने सबको अंदर बैठने का इशारा किया, जिस पर सभी लोग बिना किसी सवाल के उसमें बैठ गए। वहीं चिराग ने सबको देखा और वहां से अंदर चला गया। वहीं सभी लोग कार में बैठ गए थे और ब्लैक होल अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ गहरी रात, एक सुनसान और घने जंगलों के बीच बना एक परफेक्टली हिडन अंडरग्राउंड रूम। वह बाहर से देखने पर एक जगह एक पुरानी वीरान कॉन्टेज जैसी लगती थी, जिसे समय पर मौन ने निकल लिया था। लेकिन अंदर अंदर एक पर हर दीवार स्टील की थी और हर कोना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया था। वहीं कमरे के अंदर एक छोटी सी टेबल पर फैलाए गए मल्टीपल मॉनिटर्स, सैटेलाइट फीड्स, एनक्रिप्टेड कॉल्स का रियल टाइम था ट्रैकर और एक खुले लैपटॉप की नीली रोशनी में झुका युवराज था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडी सतर्कता थी। एक ऐसी चुप्पी जिसमें सिर्फ उसका वह मिशन बचा था, जिसके लिए वह उस टीम में आया था। वहीं उसी कमरे के एक कोने में सोफे पर बैठी थी नायरा। उसका चेहरा थका हुआ था, हाथों पर हल्के से जख्म थे, जिन पर अभी कुछ घंटे पहले ही पट्टी बांधी गई थी। और वो खुद युवराज ने ही की थी, लेकिन उसकी आंखों में जो जले हुए लहजे थे, वो किसी पट्टी से नहीं बन सकते थे। वो चुपचाप युवराज को कुछ देर तक देखती रही। उसकी निगाहें में बेचैनी से ज्यादा एक सवाल था, जो सवाल अब तक उसके सीने में बुरी तरीके से जल रहा था। आखिरकार वो बोल ही पड़ी थी। उसकी आवाज काफी नहीं थी, लेकिन उसमें वो भरा हुआ आक्रोश साफ नजर आ रहा था, जो बहुत देर से चुप था। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें सब पता था ना? फिर भी उस दिन तुमने मुझे मरने क्यों दिया? हाँ, तुम चाहते तो मुझे आगाह कर सकते थे पहले से, लेकिन फिर भी तुमने वह तमाशा देखा और उस मायरा को भी जिंदा रखा। क्यों? ये सुनकर युवराज की उंगलियां एक पल को कीबोर्ड पर थमी, मगर वो चेहरा ऊपर नहीं उठा था। उसकी निगाहें अभी भी स्क्रीन पर ही जमी हुई थी। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ज्यादा बकवास मत करो। उसके शब्द काफी ज्यादा ठंडे थे। भले ही उस दिन मरने दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन आज भी तुम मेरी वजह से ही जिंदा हो और सामने बैठी हो। तुम्हारा हिसाब मेरे फेवर्स में क्लियर हो चुका है। यह सुनकर नायरा को बहुत गुस्सा आया। कुछ सेकंड तक तो वह उसे गुस्से से घूरती रही। उसकी आंखों में पानी नहीं था, लेकिन एक टीस थी, जिंदा और तेज चुभती हुई, जो उसके गुस्से को और भड़का रही थी। उसने गुस्से से कहा, सच तो यही है कि आज मैं
अगर मैं बची हूँ ना तो ये भी तुम्हारी किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो गई, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए इंसान नहीं, सिर्फ एक मोहरा हूँ, है ना? जिस पर युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक और विंडो खोली लैपटॉप पर, जिसमें अश्वथ से रिलेटेड गोपनीय फाइल है, जिसमें देशद्रोह, डबल एजेंट्स और ब्लैक लिस्ट लोगों की सूची थी। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत जल्दी से दिमाग आ गया तुम्हारे अंदर। जिस पर नायरा कुछ कहती कि तभी अचानक से डिंग डोंग की आवाज आई, और उस डोरबेल की आवाज उस कमरे में बम जैसी गूंजी। अचानक से दोनों की सांसें रुक गईं। वो बेल जो कभी बजनी नहीं चाहिए थी, युवराज की नजरें और नायरा की धड़कन दोनों एक साथ सीधी हो गई थी। यहाँ का पता? नायरा ने धीमे स्वर में कहा, सिर्फ हमारे पास है। फिर लेकिन युवराज ने बिना कुछ बोले जल्दी से एक ड्रॉअर खोली और दो पिस्तौल निकाली। एक उसने खुद रखी और दूसरी नायरा की तरफ फेंक दी, जिस पर नायरा ने उसे ले लिया। और फिर दोनों अब पूरी तरीके से सतर्क हो चुके थे। कोई भी आवाज नहीं हो रही थी, ना ही कोई हरकत एक्शन का संकेत हो सकती थी। वे बेहद हल्के कदमों से दरवाजे की ओर बढ़े। हॉल के किनारे लगे स्क्रीन से उन्होंने बाहर देखा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था। क्लियर। युवराज ने अचानक से फुसफुसाया, लेकिन उसका माथा अब भी तना हुआ था, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर लग रही थी। उन्होंने दरवाजा धीरे धीरे खोला। नायरा ने एक हाथ में गन और दूसरे में स्टनर लिए हुए युवराज की बाईं ओर कवर किया। दरवाजा जैसे ही कुछ इंच खुला, धड़ाम, अचानक से युवराज के हाथ को एक भारी झटका लगा। दरवाजा पूरी ताकत से अंदर की तरफ धक्का खाकर खुला और युवराज का हाथ ट्रिगर पर जाने ही वाला था कि उसके सामने खड़े चेहरों को देखकर उसकी अंगुलियां जम गईं। उन्हें देखते ही अचानक से युवराज के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया था। वहीं नायरा भी स्तब्ध खड़ी रह गई थी। उसका चेहरा शून्य था। अचानक ही उसके हल्के से झुकते हुए कहा, सीनियर आप? वहीं युवराज ने भी अपनी गन को नीचे कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय हॉस्पिटल का माहौल पूरी तरीके से शांत था। नैन्सी थकी हुई थी, इसलिए वह आदित्य के कंधे पर सिर रखकर उसकी आंखें बंद हो गई थी। अंदर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अभी भी जल रही थी। बाहर बैठे लोग बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। नैन्सी सो चुकी थी और अभी ऑपरेशन में काफी टाइम लगने वाला था, इसलिए आदित्य धीरे से नैन्सी को गोद में उठाकर वार्ड की तरफ ले गया और उसे सही से लिटाकर उसे देखने लगा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आदित्य ने चिराग को एक मैसेज किया और फिर नैन्सी का ख्याल रखने लगा। उसका चेहरा इस वक्त पूरी तरीके से एक्सप्रेशन लेस था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग डेली 10 सब्सक्राइब करेंगे तब भी हमारे लिए खुशी की बात होगी, बल्कि 20 करेंगे तो और ज़्यादा खुशी की बात होगी ना। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब बढ़ाएंगे उतनी जल्दी जल्दी मैं पार्ट देती जाऊँगी। थैंक यू सो मच।